गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 12वीं के विषय व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व को समझेंगे। प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, इस पूरे अध्याय को समझने के पहले हमें प्रबंध को समझना आवश्यक है कि आखिर प्रबंध का अर्थ क्या है। अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में देखें तो प्रबंध का अर्थ होता है व्यवस्था करना। अगर आपकी कक्षा में कोई कार्य मॉनिटर को दे दिया जाए तो वह उस कार्य के लिए सबसे पहले क्या शुरू कर देता है? उसका प्रबंध करना, मीन्स उसकी व्यवस्था करना। अर्थात सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रबंध का अर्थ व्यवस्था करना है। तो अगर हम थोड़े संकुचित अर्थों में उसका प्रयोग करें तो वह मॉनिटर एक अकेला उस कार्य को संपन्न नहीं कर सकता। उसे दूसरों से या समूह से कार्य कराने की आवश्यकता पड़ती है। अतः यदि हम विस्तृत रूप में प्रबंध को देखें तो प्रबंध का अर्थ है दूसरों से या समूह से कार्य कराने की कला। अब जब हम समूह से कार्य कराते हैं तो प्रबंध के अंतर्गत हम विज्ञान एवं कला को भी शामिल करते हैं। विज्ञान का अर्थ क्या है? सबसे पहले हम विज्ञान को समझेंगे कि आखिर प्रबंध को एक विज्ञान का रूप क्यों दिया गया है। तो विज्ञान के अंतर्गत हम जो शामिल करते हैं, सबसे पहला बिंदु है उसका व्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत जो हमें मिलता है वह व्यवस्थित ज्ञान है, नियम है। विज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है और कारण और प्रभाव के बारे में सूक्ष्म विश्लेषण करता है। और यदि इसी विज्ञान को हम कला के रूप में ले जाएं तो इस विज्ञान का जो व्यवहारिक ज्ञान है वही कला है। उदाहरण स्वरूप यदि आपको इसको समझना है तो आपकी जो बुक है व्यवसाय अध्ययन की, वह एक विज्ञान का रूप है जिसमें सभी व्यवस्थित रूप में दिया गया है। विषय सामग्री की व्यवस्थित रूप में दी गई है, प्रश्नावली व्यवस्थित रूप में दी गई है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्यवस्थित रूप में दिए गए हैं। उसमें सारी जानकारी आपको व्यवस्थित रूप में दी गई है। बट जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वह आपको अपने अनुभव, अपनी ज्ञान और अपनी दक्षता के माध्यम से एक व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से आप उस विज्ञान का लुत्फ़ भी उठा पा रहे हैं। उस विज्ञान को एक व्यवहारिक ज्ञान के रूप में ग्रहित कर रहे हैं। अतः प्रबंध को विज्ञान और कला भी कहा गया है। तो संक्षिप्त रूप में सामान्य बोलचाल व्यवस्था करना, विज्ञान दूसरों से कार्य, प्रबंध दूसरों से या समूह से कार्य कराने की कला है। और संक्षिप्त रूप में यह एक विज्ञान और कला भी है। अब अगर हम निष्कर्ष रूप में प्रबंध को समझें तो प्रबंध का अर्थ नियोजन करना। नियोजन मतलब पूर्वानुमान लगाना, पहले से योजना बनाना कि अगर आपको कक्षा की सजावट का कार्य दिया गया है तो आप उसके लिए पूर्वानुमान लगाएंगे। पूर्वानुमान मतलब कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है और किन माध्यमों के द्वारा उसे संपन्न किया जाएगा। यह नियोजन की प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद आप उस कार्य को अकेले तो नहीं कर सकते, अर्थात आप संगठन का उपयोग करेंगे। तो संगठन को यदि हम संक्षिप्त रूप में समझें तो संगठन का अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह बनाना। मीन्स व्यक्तियों के समूह, छोटे छोटे समूह बनाकर आप उन कार्यों को उनकी योग्यता एवं रुचि के हिसाब से विभाजित करेंगे, उन्हें बांटेंगे ताकि वह अपने काम को कर सके। तीसरा जो प्रबंध का अर्थ के रूप में कार्य आता है वह है निर्देशन। समस्त छोटे छोटे ग्रुप में, समूह में कार्य को बांटने के पश्चात आप उस कार्य की विस्तृत जानकारी प्रत्येक समूह को देते हैं। अर्थात वह कार्य कैसे करना है, उसके निर्देश क्या हैं, करने की विधि या तरीका क्या है, समय समय पर उन बच्चों को प्रोत्साहित करना, अभिप्रेरित करना, उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना, ये सारा निर्देशन में आता है। इसके पश्चात नियुक्तिकरण का कार्य आता है कि जो उपक्रम या संगठन है
उसमें कोई रिक्त स्थान है उसके लिए भर्ती करना, चयन की प्रक्रिया अपनाना, चयन होने के बाद विकासात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना, विकास के कार्य करवाना, ये सारा नेतृत्व करना, ये सभी नियुक्तिकरण के अंतर्गत शामिल होता है। अब जब आपने समूहों के माध्यम से कार्यों को निर्देशित कर दिया, निर्देशित के बाद जब आप समूह बनाते हैं तो समूह का सबसे मेन उद्देश्य होता है कि वह अपने कार्य को उचित तालमेल बिठाकर समन्वय के साथ पूरा करें। अगर उस समूह में या उस ग्रुप में किसी भी प्रकार का समन्वय स्थापित नहीं है तो वह उस कार्य को नहीं कर सकता है। अर्थात किसी भी उपक्रम की जो रीढ़ की हड्डी है, किसी भी उपक्रम की जो सफलता की कुंजी है, वह समन्वय है। बिना समन्वय के आप उचित परिणामों को प्राप्त नहीं कर सकते। वह अंत में आता है आपका नियंत्रण का कार्य, कि आपने जो कार्य बांटा, निर्देशित किया, समन्वय स्थापित किया, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाई, उसके बाद आपको ये देखना कि आपने जो प्रमाप निर्धारित किया था, आपने जो इकाई निर्धारित की थी, आपने जो कार्य सौंपा था, वह प्रमापित कार्य और वास्तविक कार्य, उन दोनों कार्य में कितना अंतर है, उस प्रक्रिया को ही हम नियंत्रण कहते हैं। तो ये हो गए आपके प्रबंध के कार्यों के साथ ही प्रबंध का अर्थ। अतः अगर हम प्रबंध के अर्थ को जानेंगे तो प्रबंध का अर्थ है नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियुक्तिकरण व नियंत्रण। अब प्रबंध को समझने के पश्चात हम प्रबंध की विशेषताओं के बारे में समझेंगे। प्रबंध की पहली विशेषता है निश्चित उद्देश्य। जिस प्रकार हमने समझा कि प्रबंध एक छोटे व्यवसाय के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना बड़े व्यवसाय के लिए उपयोगी है, घर के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना किसी धार्मिक संस्थान के लिए उपयोगी है। अर्थात आपका उपक्रम छोटा हो या बड़ा, सभी उपक्रमों के एक निश्चित उद्देश्य होते हैं। जैसे अगर कोई शैक्षणिक संस्था है, शैक्षणिक संस्था भले ही 5वीं तक चल रही हो, 8वीं तक चल रही हो या हाई स्कूल हायर सेकेंडरी तक चल रही हो, सभी का प्राथमिक उद्देश्य एक निश्चित उद्देश्य होता है 100% रिजल्ट, 100% 100% परिणामों की प्राप्ति। इसी प्रकार अगर कोई व्यावसायिक संस्था है, व्यापारिक संस्था है, तो उनका एक निश्चित उद्देश्य है कि हम 100% तक हमारे उत्पादों का विक्रय करें। अगर कोई निर्माणी संस्था है तो उसका उद्देश्य है कि डिमांड, मांग के अकॉर्डिंग, मांग के अनुसार हम इकाइयों का निर्माण करें। अतः निश्चित उद्देश्य प्रबंध का होता है। संस्था बड़ी हो या छोटी, सभी के अपने निश्चित उद्देश्य होते हैं। दूसरा जो हमारा बिंदु है सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का अर्थ है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अब प्रबंध के सभी कार्य निरंतर चलते हैं। जब तक वह उपक्रम, वह संस्था अपना कार्य बंद नहीं कर देती, तब तक वह कार्य निरंतर चलता रहता है। जैसे शैक्षणिक संस्था है, उनका कार्य परीक्षा परिणामों की समाप्ति के बाद छुट्टियां लग जाना होता है, परंतु छुट्टियां लग जाने के बाद भी वह संस्था वापस नियोजन का कार्य करती है। नियोजन के बाद में व्यक्तियों के समूहों को बांटना, उन्हें कार्य देना तथा आगे की योजना बनाने का कार्य करती है। इसी प्रकार प्रबंध की अन्य इकाइयों जैसे व्यापारिक संस्था हो गई, निर्माणी संस्था हो गई, उन संस्थाओं में भी जब तक उपक्रम चलता है तब तक प्रबंध के कार्य भी निरंतर
निरंतर चलते रहते हैं, वे कभी समाप्त नहीं होते। जिस दिन प्रबंध समाप्त होता है, जिस दिन उपक्रम समाप्त होता है, उसी दिन उसके कार्य भी समाप्त हो जाते हैं। तीसरा, इसकी विशेषताओं के बारे में यदि हम समझें तो प्रबंध को हम पहले भी समझ चुके हैं। विज्ञान व कला। प्रबंध क्या है? विज्ञान मीन्स व्यवस्थित ज्ञान, जिसमें नियम, प्रयोग, कारण व प्रभाव आदि शामिल हैं। और कला मीन्स व्यवहारिक ज्ञान, जो विज्ञान को सरल रूप में प्रदर्शित करता है अपनी दक्षता, अपने अनुभव के द्वारा। तो प्रबंध एक विज्ञान व कला भी है। अब काम लेने की प्रक्रिया, जैसा कि प्रबंध के अर्थ में ही हम समझ चुके हैं कि प्रबंध दूसरों से या समूहों से कार्य कराने की एक प्रक्रिया है। जब तक समूह आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक प्रबंध के उचित परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अर्थात प्रबंध दूसरों से व समूह से कार्य कराने की प्रक्रिया है। पांचवा जो हमारा बिंदु आता है विशेषताओं का, वह है प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध को पेशे के रूप में भी शामिल किया गया है। प्रबंध को पेशे के रूप में भी माना है, क्योंकि प्रबंधक भी एक विशिष्ट ज्ञान के माध्यम से, विशिष्ट ज्ञान व योग्यता के माध्यम से अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट है, वकील है, उनमें एक विशिष्ट योग्यता व विशिष्ट ज्ञान होता है जिसके माध्यम से वह अपने कार्य को करते हैं। परंतु आजकल प्रबंध को भी पेशे का रूप दे दिया गया है, क्योंकि प्रबंध में भी प्रबंधक जो होते हैं वह विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश पाकर अपने विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करते हैं तथा प्रबंधक के रूप में अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं। अतः प्रबंध को एक पेशे का रूप भी दिया गया है। इसी प्रकार से हमारी विशेषताएं पूरी होती हैं। विशेषताओं में हमने समझा कि प्रबंध के निश्चित उद्देश्य, सतत प्रक्रिया, प्रबंध एक विज्ञान व कला भी है, प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की प्रक्रिया है और प्रबंध एक पेशा है। इसी प्रकार से हमारा यह प्रबंध का अर्थ व विशेषताओं वाला टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।